सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे चैनल का 37th वीडियो है जो कि आईसी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे 4th चैप्टर बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का ये वीडियो हमारे चैनल का 6th वीडियो है जिसमें कि हम मोबाइल बैंकिंग के मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एसएमएस अलर्ट्स के मीनिंग इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइस बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल बैंकिंग। सो मोबाइल बैंकिंग का डेफिनेशन क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग मींस कैरिंग आउट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ओवर अ मोबाइल फोन। इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अलाउज इट्स कस्टमर्स टू अवेल बैंकिंग सर्विसेज रिमोटली यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस सच एज अ स्मार्टफोन और टैबलेट। मोबाइल बैंकिंग यूजेस सॉफ्टवेयर यूजुअली कॉल्ड एन ऐप फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट बैंकिंग एक्टिविटीज। द ऐप प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज सच एज obtaining account balances and lists of latest transactions, electronic bill payments and remote check deposits and fund transfer between bank accounts। So मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग का मतलब होता है वो बैंकिंग जो कि हम मोबाइल के ऊपर में करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी बैंक का काम जो कि हम एक बैंक में जाके फिजिकली करते थे वो सारा काम हम एक मोबाइल फोन के ऊपर में करते हैं। ये ई बैंकिंग का ही एक पार्ट है जिसमें कि हम सिर्फ उन्हीं बैंकिंग एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं जो कि मोबाइल फोन पे हो। मतलब ये कि मोबाइल फोन पे की जाने वाली बैंकिंग एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। सो इसका डेफिनेशन यही कहता है कि मोबाइल बैंकिंग मींस कैरिंग आउट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ओवर अ मोबाइल फोन। इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अलाउज इट्स कस्टमर्स टू अवेल बैंकिंग सर्विसेज रिमोटली यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस सच एज अ स्मार्टफोन और टैबलेट। मोबाइल बैंकिंग यूजेस सॉफ्टवेयर यूजुअली कॉल्ड एन ऐप फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये यही कहता है कि मोबाइल बैंकिंग का मतलब हुआ बैंकिंग जो कि मोबाइल फोन पे हो। अब ये एक सर्विस है जो कि एक बैंक या फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर्स को देती है जिसमें कि वो एक मोबाइल फोन के ऊपर ही सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को कर सकते हैं। अब ये जो बैंकिंग एक्टिविटीज होते हैं ये मोबाइल्स के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर जिनको कि हम एप्स बोलते हैं उनके ऊपर की जाती है। द ऐप प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज सच एज obtaining account balances and lists of latest transactions, electronic bill payments and remote check deposits and fund transfer between bank accounts। एंड जो ऐप होता है वो सभी एक्टिविटीज देता है जो कि एक नॉर्मल बैंक ब्रांच में हमें अवेलेबल हो, जैसे किसी को पैसा देना, अपना बैंक अकाउंट का सारे ट्रांजैक्शंस को देखना, अपने अकाउंट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लेना। ये जितना भी एक्टिविटीज हमें बैंक में मिलता है वो सारा एक्टिविटीज हमें मोबाइल पे मिल सकता है। सो मोबाइल बैंकिंग इज नथिंग बट जस्ट बैंकिंग विच इज डन ओवर अ मोबाइल फोन, जिसमें कि सारे बैंकिंग एक्टिविटीज हम मोबाइल फोन पे ही कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसएमएस अलर्ट्स। तो एसएमएस अलर्ट्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि एसएमएस अलर्ट्स मींस रिसीविंग अलर्ट्स और बैंकिंग इंफॉर्मेशन थ्रू एसएमएस और शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। इन दिस मेथड द बैंक आस्क्स फॉर द कस्टमर्स मोबाइल नंबर, द कस्टमर गिव्स द बैंक हिज मोबाइल नंबर which is recorded in the bank's computer system. Whenever there is a banking transaction, an SMS is automatically sent to the customer's mobile number stating every information about the transaction such as the amount of transaction, date and time of the transaction, account balance. The customer gets all details regarding his bank account without even physically visiting the bank branch. SMS alerts are also used to inform the customer about the various banking schemes that the bank brings in the market which could be beneficial for him. So ये जो SMS alert है ये क्या है? ये एक नोटिफिकेशन भेजने का तरीका है। ये बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को नोटिफाई करने का तरीका है। सो SMS अलर्ट्स क्या है? SMS अलर्ट्स एक तरीका है जिसके द्वारा बैंक अपने कस्टमर्स को जरूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा बाकी है, अगर उनके द्वारा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ हर एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि वो ट्रांजैक्शन कब हुआ, किस तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ, ट्रांजैक्शन के बाद कितना पैसा बचा हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन उन्हें देने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि एसएमएस अलर्ट जो होते हैं वो बैंक्स के द्वारा कस्टमर्स को नए स्कीम्स जो कि बैंक मार्केट में लाती है उनके बारे में बताने के लिए भी यूज किए जाते हैं।
सो एसएमएस अलर्ट्स का मतलब क्या होता है कि एसएमएस अलर्ट्स मींस रिसीविंग अलर्ट्स और बैंकिंग इंफॉर्मेशन थ्रू एसएमएस और शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। इन दिस मेथड द बैंक्स आस्क फॉर द कस्टमर्स मोबाइल नंबर, द कस्टमर गिव्स द बैंक हिज मोबाइल नंबर व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द बैंक्स कंप्यूटर सिस्टम। सो इसमें क्या होता है कि बैंक सारे इंफॉर्मेशन एसएमएस के थ्रू भेजते हैं। अब एक बैंक जो होता है वो अपने कस्टमर से एक मोबाइल नंबर मांगता है जो कि उसके सर्वर में स्टोर कर लिया जाता है, एंड जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली एक एसएमएस होता है जो कि उस बैंक अकाउंट के होल्डर को उसके एसएमएस वाले नंबर पे दे दिया जाता है, जिसमें कि उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन होता है। तो कस्टमर को उस ट्रांजैक्शन से हर एक इंफॉर्मेशन एसएमएस के द्वारा ही मिल जाता है। अब इसके साथ साथ एसएमएस को जो है कुछ ऐसे स्कीम्स जो कि कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं उनके बारे में बताने के लिए भी यूज किया जाता है। सो एसएमएस अलर्ट्स कुछ नहीं है, ये बस एक नोटिफिकेशन देने का तरीका है जिसके द्वारा बैंक जरूरी बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड नए स्कीम्स के बारे में अपने कस्टमर्स को बोल सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग, मतलब कि मोबाइल बैंकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट एडवांटेज है रिड्यूसेस वर्क बर्डन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि फ्रॉम द बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू मोबाइल बैंकिंग रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द वर्क ऑफ द बैंक टू अ ह्यूज एक्सटेंट बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर कस्टमर्स टू विजिट अ बैंक ब्रांच फॉर नॉन कैश विथड्रॉल एंड डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो मोबाइल बैंकिंग होता है उसकी वजह से बैंक्स का बहुत हद तक काम कम हो जाता है। अब ये चीज हमने प्रीवियस के वीडियोस में देख लिया था कि जो मशीन्स होते हैं उनका काम लेने का क्षमता एक ह्यूमन बीइंग से बहुत ज्यादा होता है। अगर एक नॉर्मल बैंक एम्प्लॉई एक दिन में 200 कस्टमर्स हैंडल कर सकता है तो वहीं एक कंप्यूटर सिस्टम एक दिन में 1000 या फिर 2000 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है। सो क्योंकि कंप्यूटर्स एंड मशीन्स का इतना ज्यादा क्षमता है काम हैंडल करने का, सो बिकॉज ऑफ दिस अगर उनको यूज किया जाता है तो इनसे जो है वर्क बर्डन जो कि बैंक के ऊपर में था वो बहुत हद तक कम हो जाता है। सो ये पॉइंट यही कहता है कि क्योंकि मोबाइल बैंकिंग में बैंक के ऊपर जो बर्डन था वो मशीन्स के वजह से कम हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो मोबाइल बैंकिंग है वो बैंक्स के लिए एडवांटेजियस है, क्योंकि वो उनके वर्क बर्डन को कम करने में हेल्प करती है। अगला पॉइंट है अवेलेबिलिटी। मोबाइल बैंकिंग इज अवेलेबल 24 आवर्स अ डे एंड 365 days a year in any corner having an active internet connection, which means it can be accessed by the user from anywhere and anytime he wishes to. This serves as a huge advantage for the user। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो मोबाइल बैंकिंग है वो 24 घंटे और साल के 365 दिन अवेलेबल होता है। तो इसकी वजह से एक यूजर को जब भी बैंक का काम करना हो वो तब उस बैंक के काम को कर सकता है एट हिज कन्वीनियंस। उसे टाइम का गुलाम बने रहने की जरूरत नहीं है कि इस टाइम पे बैंक खुलेगा तो मेरा काम उस टाइम पे ही हो पाएगा। वो जब भी चाहे अपना काम कर सकता है। सो क्योंकि वो जब भी चाहे अपना काम कर सकता है, सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो पॉइंट है ये मोबाइल बैंकिंग को एडवांटेजेस बना देता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल बैंकिंग की वजह से बैंकिंग एक्टिविटीज कस्टमर्स के पास हमेशा मौजूद रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है लो कॉस्ट्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग इज चीप एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बैंकिंग। वंस द बैंक डेवलप्स इट्स एप्लीकेशन टू बी यूज्ड फॉर मोबाइल बैंकिंग द कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड बिकम लेस एज द वर्क व्हिच अर्लियर यूज्ड टू बी डन बाय इट्स एम्प्लॉइज आर नाउ बीइंग डन बाय machines. So the bank's cost on its employees earlier was huge, but now it is comparatively less. For a user also the costs are less as he just needs to download the application and sign up, which does not require any charges in most of the cases. The customer earlier was required to visit the bank branch for which he would require to incur expenses of transportation, but now these costs are no longer to be incurred. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग जो है वो एक बहुत सस्ता तरीका है बैंकिंग करने का। एक बार बैंक ने अपना सर्वर बना लिया, एक बार बैंक ने अपना एप्लीकेशन सब कुछ बना लिया तो उसके बाद उसके लिए बैंकिंग करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जितना भी काम होता है वो मशीन्स के द्वारा होता है एंड उसे जो है अभी अपने एम्प्लॉयज के ऊपर उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। अगर एक बैंक में पहले 500 लोग काम करते थे तो बैंक्स को उन 500 लोगों को सैलरी देना पड़ता था, इसके साथ साथ बोनस भी कभी कभार देना पड़ जाता था एंड और भी बैंकिंग के बेनिफिट्स देने पड़ते थे, जिसकी वजह से बैंक को अच्छा खासा अमाउंट खर्चा करना पड़ता था। बट क्योंकि मोबाइल बैंकिंग की वजह से ये जो लोग काम करते हैं ये कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो बैंक का खर्चा होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो ये पॉइंट यही कहता है कि क्योंकि बैंक का खर्चा कम हो गया है तो इसकी वजह से मोबाइल बैंकिंग जो है वो बैंक्स के लिए एडवांटेजियस होते हैं। अब ये चीज सिर्फ बैंक के लिए एडवांटेजियस हो ये जरूरी नहीं है, ये यूजर्स के लिए भी एडवांटेजियस होते हैं। अब ये यूजर्स के लिए किस तरीके से एडवांटेजियस होते हैं इसको समझिए। एक यूजर को जो है पहले बैंक में खुद जाना पड़ता था सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को अवेल करने के लिए, जिसकी वजह से उसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाना पड़ता था एंड उसका अच्छा खासा टाइम भी खर्च होता था। बट क्योंकि मोबाइल बैंकिंग की वजह से वो बिना बैंक में गए ही
ही अब बैंकिंग के सारे एक्टिविटीज को अवेल कर सकता है, तो इसकी वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है एंड उसका भी खर्चा अब कम हो गया है। तो क्योंकि बैंक एंड यूजर दोनों का खर्चा कम हो गया है, सो बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल बैंकिंग जो है दोनों के लिए एडवांटेजियस है। नेक्स्ट पॉइंट है सेव्स टाइम। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग सेव्स टाइम ऑफ बोथ द बैंक एंड द यूजर। द टाइम ऑफ द बैंक इज सेव्ड एज द बैंक्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू डील विद लॉन्ग लाइन्स ऑफ कस्टमर्स। दे कैन मेक दिस सर्विसेज अवेल टू देम at their convenience and can focus on providing banking services of higher priorities. The time of the user is also saved as the user is not required to spend time in going to the bank branch, standing in lines, etc. He can avail all these services at his convenience, thus saving his time and money. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग जो है वो बैंक का भी टाइम सेव करता है एंड यूजर का भी टाइम सेव करता है। अब वो बैंक का टाइम किस तरीके से सेव करता है इसको समझिए। पहले जब मोबाइल बैंकिंग नहीं था तो बैंक्स को ज्यादा कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता था एंड क्योंकि बैंक्स को ज्यादा कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता था, सो बिकॉज ऑफ दिस उनको जो है टाइम नहीं मिल पाता था दूसरे कामों में लगाने के लिए। उनका सारा काम उन कस्टमर्स को डील करने में ही लग जा रहा था। अब आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि अगर एक बैंक था जो कि पहले 500 कस्टमर्स को डील करता था तो उसे 500 कस्टमर्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता था। बट मोबाइल बैंकिंग आ जाने की वजह से अब जो है बैंक को सिर्फ 200 कस्टमर्स को ही देखना पड़ रहा है। तो क्योंकि बैंक को सिर्फ 200 कस्टमर्स को देखना पड़ रहा है, 300 कस्टमर्स को अभी उसे नहीं देखना पड़ रहा है, तो वो टाइम जो कि उसे 300 कस्टमर्स को देखने में लग जाता था वो अब उसके पास बच गया है। तो वो इस टाइम को दूसरे कामों में लगा सकता है। सो ये बैंक के लिए एडवांटेजियस होगा। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि मोबाइल बैंकिंग की वजह से यूजर को भी खुद बैंक में जाके लॉन्ग लाइंस में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लंच टाइम में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो बिकॉज ऑफ दिस उसका भी टाइम सेव होता है। तो क्योंकि बैंक का भी टाइम सेव होता है जिसको कि वो दूसरे कामों में लगा सकती है एंड यूजर का भी टाइम सेव होता है जिसको कि वो दूसरे कामों में लगा सकती है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये प्रोसेस बैंक के लिए भी एडवांटेजियस है एंड यूजर के लिए भी एडवांटेजियस है। ये बैंक का भी टाइम सेव करता है एंड यूजर का भी टाइम सेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंड्स द मार्केट ऑफ द बैंक। मोबाइल बैंकिंग एक्सपेंड्स द मार्केट ऑफ द बैंक एज बाय मोबाइल बैंकिंग द रीच ऑफ द बैंक इज नॉट लिमिटेड टू ओनली इट्स फिजिकल ब्रांच बट टू एवरी मोबाइल फोन हैविंग एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एंड विद द इंक्रीज ऑफ मोबाइल यूजर्स इन इंडिया दिस मार्केट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग की वजह से जो बैंक्स का मार्केट है वो बहुत हद तक इंक्रीज कर चुका है एंड क्योंकि इंडिया में मोबाइल फोन के यूजर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, सो ये मोबाइल बैंकिंग का रीच और ज्यादा बढ़ा दे रहा है। सो ये पॉइंट यही कहता है कि मोबाइल बैंकिंग की वजह से जो बैंक का मार्केट है वो इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे इंक्रीज होता है इसको समझिए। पहले जब मोबाइल बैंकिंग नहीं था या फिर पहले जब कोई भी डिजिटल बैंकिंग नहीं था, सो बैंक का जो भी मार्केट था वो सिर्फ उसके बैंक ब्रांचेस तक ही सीमित रह जाता था। एक यूजर को जो भी काम करना होता था उसके लिए उसे बैंक में जाना पड़ता था। अगर अपना खाता चेक करवाना है उसके लिए भी अपने बैंक में जाओ, अगर किसी को पैसा देना है उसके लिए भी बैंक में जाओ, तो उसे जो भी काम हो उसके लिए उसे बैंक में जाना पड़ता था तभी वो हो पाता था। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि सिर्फ बैंक ब्रांच ही एक सोर्स थे बैंक और यूजर के बीच में कम्युनिकेट करने का, सो जो बैंक ऑफर्स लाती थी अपने यूजर्स के लिए वो ऑफर्स भी बैंक सिर्फ उन बैंकिंग ब्रांचेस के थ्रू ही दे पाती थी। उनके अलावा वो किसी और सोर्स को यूज नहीं कर पाती थी। सो बिकॉज ऑफ दिस जो बैंक का जो रीच था वो बहुत कम था, वो सिर्फ अपने बैंक ब्रांचेस तक ही सीमित था। बैंक अपने बैंक ब्रांचेस से ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाती थी। बट ये चीज मोबाइल बैंकिंग ने आके खत्म कर दिया। मोबाइल बैंकिंग की वजह से क्या हुआ कि एक बैंक का जो रीच था वो हर एक कॉर्नर में फैल गया जहां पे मोबाइल यूज होता था एंड जिस मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होता था। हर एक मोबाइल फोन जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है एंड मोबाइल बैंकिंग उसमें पॉसिबल है, वहां तक एक बैंक का रीच पहुंच गया है। तो क्योंकि बैंक का मार्केट इंक्रीज हो गया है, सो ये बैंक के लिए एडवांटेजेस है। अब मान के चलिए XYZ बैंक था जिसके पहले सिर्फ 500 ब्रांचेस थे, तो वो सिर्फ उस 500 ब्रांचेस को ही यूज कर पाता था कोई भी काम करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि XYZ बैंक ने मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट कर दिया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जहां भी मोबाइल फोन है एंड जिसमें मोबाइल बैंकिंग पॉसिबल है, XYZ बैंक का जो रीच है वो वहां तक फैल जाएगा। तो ये पॉइंट यही कहता है कि मोबाइल बैंकिंग की वजह से बैंक्स का जो रीच है वो बहुत दूर तक फैल पाया है, हर एक मोबाइल फोन तक फैल पाया है एंड ये बैंक्स के लिए एडवांटेजियस है क्योंकि उनका यूजर बेस बड़ा है एंड ये उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग, यानी कि मोबाइल बैंकिंग से हमें क्या क्या हानि होती है। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है टेक्निकल प्रॉब्लम्स। मोबाइल बैंकिंग आल्सो हैज टू फेस टेक्निकल प्रॉब्लम्स सच एज स्लो इंटरनेट स्पीड्स, बैंक सर्वर्स बीइंग डाउन, malfunctioning of mobile phones and mobile phone getting infected with viruses। अब ये पॉइंट यही कहता है कि मोबाइल
मोबाइल बैंकिंग जो है उसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे इंटरनेट स्पीड्स का बहुत ज्यादा स्लो हो जाना, बैंक का सर्वर्स डाउन हो जाना, मोबाइल फोन्स का ठीक से काम ना करना। सो ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसे फेस करना पड़ता है। तो देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स हर एक डिजिटल सोर्स में है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते ही हैं। ये चीज हमने ई बैंकिंग में भी देखा था कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स वहां भी थे। सो इन द सेम मैनर मोबाइल बैंकिंग में भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। मोबाइल बैंकिंग भी टेक्निकल प्रॉब्लम से दूर नहीं है। सो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स मोबाइल बैंकिंग को कुछ हद तक डिसएडवांटेजेस तो जरूर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से एक यूजर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है मोबाइल बैंकिंग को एक्सेस करना, एंड जब यूजर को मुश्किल आएगा सो ये तो एक डिसएडवांटेज होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइबर क्राइम्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग हैज आल्सो रिजल्टेड इन केसेस ऑफ साइबर क्राइम्स नो मैटर हाउ मेनी प्रिकॉशंस बैंक टेक्स टू प्रोवाइड सिक्योर सर्विसेज। साइबर क्राइम्स सच एज हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, यूसेज ऑफ द यूजर्स डेटा illegally etc. still take place. Sometimes misleading SMS notifications are used to exploit users money is robbed from them. They face frauds by many fake agencies claiming to be banks. These considerations make mobile banking disadvantageous to a great extent. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि मोबाइल बैंकिंग जो है वो साइबर क्राइम का बहुत बार शिकार हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग में साइबर क्राइम अच्छे खासे रेट में होता है। हैकिंग है, उसके बाद यूजर का डेटा को इलीगली यूज करना, ये सब भी मोबाइल बैंकिंग में होता है। कभी कभार क्या हो जाता है कि रॉन्ग एसएमएस होते हैं जो कि यूजर्स को भेजे जाते हैं, मिसलीडिंग होते हैं जिनसे कि यूजर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कभी कभार कुछ नकली एजेंसीज होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े बैंक्स का नाम ले लेके यूजर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो ये सब साइबर क्राइम्स के कंसिडरेशंस जो कि मोबाइल बैंकिंग में होते हैं, ये सब मोबाइल बैंकिंग को बहुत हद तक डिसएडवांटेजेस बना देते हैं। सो ये पॉइंट यही कहता है कि मोबाइल बैंकिंग हैज आल्सो रिजल्टेड इन केसेस ऑफ साइबर क्राइम्स नो मैटर हाउ मेनी प्रिकॉशंस बैंक टेक टू प्रोवाइड सिक्योर सर्विसेज। साइबर क्राइम्स सच एज हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स, यूसेज ऑफ द यूजर्स डेटा इलीगली स्टिल टेक प्लेस। बैंक्स चाहे जितना ही सिक्योरिटी क्यों ना रख ले, साइबर क्राइम तब भी होता ही रहता है। एसएमएस नोटिफिकेशंस के द्वारा जो है यूजर्स को एक्सप्लॉइट होता है। तो ये सब चीजें मोबाइल बैंकिंग को डिसएडवांटेजियस बना देते हैं कुछ कुछ यूजर्स के लिए। Next point है market has still not been able to expand to a great extent in spite of the numerous mobile phone users and user friendly services being provided. Mobile banking has still not been able to expand to a very great extent because of a huge number of mobile users being unaware of mobile banking, users having stereotyped that mobile banking is a threat to their money, customers not wanting to adopt a new system of banking. Moreover, there are people not using internet services and places where internet services are not good. In addition to this, reports of cyber crimes frauds have also distanced people from mobile banking. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि भले ही मोबाइल बैंकिंग ने बैंकिंग को बहुत आसान कर दिया है, मोबाइल बैंकिंग की वजह से बैंकिंग करना आसान हो गया है, मोबाइल बैंकिंग ने बहुत सारे एडवांटेजेस दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल बैंकिंग का जो मार्केट है वो अभी भी उतना दूर तक नहीं फैल पाया है। अब ये क्यों नहीं फैल पाया है इसको समझिए। पहला चीज ये है कि बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको मोबाइल बैंकिंग के बारे में मालूम ही नहीं है। हम उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन उनको मोबाइल बैंकिंग यूज करना नहीं आता है। बहुत सारे यूजर्स का ये स्टीरियोटाइप है कि मोबाइल बैंकिंग उनके लिए एक खतरा है, अगर वो मोबाइल बैंकिंग को यूज करते हैं तो उनसे उनका पैसा चोरी हो सकता है। फिर उनके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि नया बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हाँ हमें ओल्ड सिस्टम ही चाहिए, हम ओल्ड सिस्टम में ही रहना चाहते हैं, हमें नया बैंकिंग नहीं चाहिए। इसके साथ क्या होता है कि बहुत जगह है जहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छे नहीं है, जहाँ पे कि इंटरनेट के यूजर्स उतने ज्यादा नहीं है, एंड इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा चीज है वह साइबर क्राइम्स एंड फ्रॉड्स जो कि मोबाइल बैंकिंग में हुए हैं। सो ये सब चीजों की वजह से क्या हुआ है कि मोबाइल बैंकिंग के यूजर जो है वो अभी तक उस हद तक नहीं जा पाए हैं जितना तक उन्हें जाना चाहिए था। अभी भी मोबाइल बैंकिंग के यूजर्स एक लिमिटेड अमाउंट में ही है। सो मोबाइल बैंकिंग के यूजर्स का लिमिट अमाउंट में होना ये चीज को दर्शाता है कि मोबाइल बैंकिंग को अभी इंडिया में बहुत दूर तक जाना है, एंड अभी भी मोबाइल बैंकिंग क्योंकि उस दूर तक नहीं जा पाया है, सो बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल बैंकिंग जो है वो कुछ हद तक डिसएडवांटेजियस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजैक्शंस एरर्स। ट्रांजैक्शंस एरर्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर एंड बैंक आल्सो पोज एज अ डिसएडवांटेज। द यूजर माइट एंटर इनकरेक्ट ट्रांसफरेबल अमाउंट सच एज इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ₹50,000 he might enter ₹5 lakh, which might be disadvantageous. The user might even credit the amount to a wrong person. Both of these pose as a disadvantage. In case of the e-banking password getting leaked, it might be a
huge threat to the user. There are cases of the banks processing incorrect amounts to cases of crediting an incorrect person's bank account. These considerations make mobile banking disadvantageous. अब ये पॉइंट क्या कहते हैं कि मोबाइल बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस एरर्स होते हैं जो कि मोबाइल बैंकिंग को डिसएडवांटेजेस बना देते हैं। ये एरर्स यूजर्स के बिहाफ में भी होते हैं एंड बैंक्स के बिहाफ में भी होते हैं। अब यूजर के बिहाफ में क्या होता है कि अगर यूजर ने गलत अमाउंट टाइप कर दिया है तो ये उसके लिए डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। मान के चलिए यूजर ने 50,000 का जगह 5 लाख दे दिया तो उसका ज्यादा पैसा कट जाएगा, सो ये उसके लिए डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। अब कभी कभार यूजर गलत आदमी को पैसा भेज देता है तो ये भी डिसएडवांटेजियस हो जाता है। एंड ये गलती सिर्फ यूजर का ही हो ये ठीक नहीं है, कभी कभार बैंक्स भी गलत इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देते हैं, किसी गलत आदमी के अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो ये गलती जो कि यूजर के बिहाफ में भी हो रहा है एंड बैंक के बिहाफ में भी हो रहा है, ये मोबाइल बैंकिंग को डिसएडवांटेजियस बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबल अमाउंट। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लिमिटेड मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस टू ₹50,000 a day. The limitation in amount that can be transferred may be disadvantageous to users wanting to do transactions of denominations more than ₹50,000. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जो है मोबाइल बैंकिंग के द्वारा जो मैक्सिमम अमाउंट जो कि एक दिन में ट्रांसफर हो सकता है उसको 50,000 तक अभी रखा हुआ है, मतलब 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट हम अभी नहीं भेज सकते हैं। सो ये जो ट्रांजैक्शन के ऊपर लिमिट लगा दिया गया है ये उन यूजर्स के लिए डिसएडवांटेजियस हो सकता है जो कि मोबाइल बैंकिंग के द्वारा ही 50,000 रुपए से ज्यादा तक का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। सो वो यूजर्स चाहते हैं कि मोबाइल बैंकिंग उन्हें 50,000 से ज्यादा तक का ट्रांजैक्शन करने दे, बट क्योंकि आरबीआई ने 50,000 तक का लिमिट लगा रखा है तो ये उन्हें वो ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा। तो जिन यूजर्स का ट्रांजैक्शन इस कारण से नहीं हो पाएगा उनके लिए ये चीज डिसएडवांटेजियस हो सकता है। सो गाइस हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद। Bye.